हेलो एवरीवन। क्लास 12 सीबीएसई विषय हिंदी। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एन फ्रैंक की बुधवार 28 जनवरी 1944 तक की डायरी के बारे में बताया, जिसमें एन ने उस किट्टी को संबोधित करते हुए क्या कहा कि तुम्हें मेरी बासी खबरें सुननी पड़ती हैं, तुम्हें मेरी बातें नाली के पानी के समान नीरस लगती होंगी, परंतु उसकी दशा भी ठीक नहीं। प्रतिदिन उसे मम्मी का मिसेज वानदान के बचपन की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। उसके बाद डेसेल अपने किस्से सुनाती हैं। किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हमें उसकी 5 लाइन पता होती थी। क्यों? क्योंकि हर समय घर में उसी तरीके की ही मम्मी और मिसेज डेसेल उसी तरह की ही बातें किया करते थे, तो हमें सब पता होता था अब इन्होंने क्या बात करनी है। एनेक्सी की हालत यह थी कि यहाँ नया या ताज़ा सुनने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा था। जॉन और मिस्टर क्लीमेन को अज्ञातवास में छुपे ये भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। हमें उनकी तकलीफ़ों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए, तथा उनकी खुशी में खुशी होती है जो कैद में आज़ाद कर दिए गए हैं। कुछ लोग इस कष्ट पीड़ितों की सहायता करते हैं, वे नकली पहचान पत्र बनाते हैं, छिपे हुए लोगों की वित्तीय सहायता देते हैं तथा युवाओं के लिए काम खोजते हैं। वे लोग जान पर खेलकर दूसरों की मदद करते हैं। यहाँ तक बेटा मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। अब इससे आगे है बुधवार 29 मार्च 1944 की डायरी में एन फ्रैंक ने क्या लिखा। देखिए, एन फ्रैंक बता रही है कि कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्के स्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा। सोचो ये कितना दिलचस्प होगा जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपवाऊंगी। उसका शीर्षक ये ऐसा होगा कि लोग इसे एक जासूसी डायरी समझेंगे। एन फ्रैंक क्या कह रही है कि जब मेरी ये डायरी छपेगी तो यहूदियों के अज्ञातवास के बारे में लोग जानने के लिए कितने उत्सुक होंगे। बम गिरते समय औरतें कैसे डर जाती थी। मैं सही बता रही हूँ कि युद्ध में किस तरीके से उसने बताया कि मैं सही बता रही हूँ, युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे कि जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, यहूदियों के रूम में अज्ञातवास में हम क्या क्या बातें करते थे। हालांकि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी तुम अभी भी थोड़ा सा ही जान पाई हो। हवाई हमले के दौरान हम औरतें कैसे डर जाती हैं। अब देखो ना, पिछले रविवार 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इजमुनीडन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया, तो हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियां। यह हमारे इन घरों में कैसी महामारियां फैली हुई थी, तुम्हें इस सब की कुछ खबर नहीं। सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियां और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइनों में खड़े होना पड़ता है। डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते क्योंकि उन्होंने पीठ मोड़ी नहीं कि उनकी कारें और मोटरसाइकिल चुरा ली जाती थी। चोरी चकारी इतनी बढ़ गई थी कि डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रह गया था। छोटे छोटे बच्चे 8-8, 10-10 बरस के होंगे, लेकिन लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़कर घुस जाते थे और जो भी हाथ लगा उठा ले जाते थे। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं करते थे क्योंकि लौटने पर उन्हें घर में झाड़ू फ्री मिलती थी। देखिए, उसने बताया कि किस तरीके से उस समय चोरी का डर था। ठीक है, डचों की नैतिकता अच्छी नहीं
सब भूखे हैं। एक हफ्ते का राशन 2 दिन में ही नहीं चल पाता। बच्चे भूख व बीमारी से बेहाल हैं। फटे पुराने कपड़ों व जूतों से काम चलाना पड़ता है। सरकारी लोगों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल भेज देते हैं। देखिए, डचों की नैतिकता अच्छी नहीं थी। सब भूखे थे। नकली कॉफ़ी को छोड़ दो तो एक हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता था। अभी और क्या देखना बाकी है। पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है। बच्चे बीमार हैं या फिर भूख से बेहाल हैं। सब लोग फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला 7.50 गिल्डर का मिलता है। इसके अलावा बहुत कम मोची मरम्मत का काम कर रहे हैं। यदि वे करते भी हैं तो 4 महीने इंतज़ार करना पड़ता है और इस बीच जूता गायब हो जाता है। इसका एक लाभ भी हुआ कि खाना जितना खराब होता जा रहा है, बिक्री उतनी ही गंभीर हो रही है। सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस अधिकारी सभी या तो अपनी साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल भेज देते हैं। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में हैं। अब देखिए, मंगलवार 11 अप्रैल 1944 की डायरी। इस डायरी में एन फ्रैंक बताती हैं कि किस तरीके से शनिवार के दिन 2 बजे के आसपास तेज गोलीबारी शुरू हुई। रविवार दोपहर के समय पीटर उसके पास आया। वह उसके साथ बातें करती है। दोनों मिलकर मिस्टर डेसेल की परेशान करने की योजना भी बनाते हैं। उसी रात को उनके घर में सेंधमारी की घटना भी हुई। गुप्त रहने की मजबूरी में घटी इस घटना से सभी 8 लोगों को हिलाकर रख दिया। देखिए, मेरा सिर घूम रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूं। गुरुवार, जब मैंने तुम्हें पिछली बार लिखा, सब कुछ ठीक ठाक था। शुक्रवार, गुड फ्राइडे, हम मोनापोलो खेल खेलते रहे। शनिवार भी हम यही खेल खेले। दिन पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। शनिवार कोई 2 बजे का वक्त रहा होगा। तेज गोलाबारी शुरू हो गई। ठीक है, मशीन गनें चल रही थी। मर्द लोगों का यही कहना था, बाकी लोगों के लिए सब कुछ शांत। रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमंत्रण पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने के लिए आया। 4:15 बजे तक हम ऊपर सामने वाली अटारी पर चले गए। वहाँ हम 6 बजे तक रहे। 6 बजे से 7:15 बजे तक रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मोत्सर्ट संगीत बज रहा था। मुझे रात्रि राग बहुत भले लगे। मैं रसोई में तो संगीत सुन ही नहीं पाती, क्योंकि दिव्य संगीत मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरता चला जाता है। रविवार के दिन पीटर स्नान कर पाया था। नहाने का टब नीचे ऑफिस में गंदे कपड़ों से भरा हुआ था। हम दोनों ऊपर अटारी पर एक साथ गए। हम दोनों आराम से बैठ सके, इसलिए मुझे जो भी कुशन सामने नजर आया मैं ऊपर लेती गई। हम एक पेटी पर बैठ गए। अब हुआ यह कि एक तो वह पेटी बहुत छोटी थी और दूसरे कुशन भी छोटा सा था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सटकर बैठे हुए थे। सहारा लेने के लिए हमारे पीछे 2 पेटियां थी। मोस्ची हमें कंपनी देने के लिए हमारे साथ थी ही। अचानक 8:45 बजे मिस्टर वान दान ने सीटी बजाई और पूछा कि कहीं हम मिस्टर डेसेल का कुशन तो नहीं ले आए हैं। हम कूदे और कुशन लेकर सीधे नीचे आ गए। बिल्ली और मिस्टर वान दान हमारे साथ थे। यह कुशन ही सारे झगड़े की जड़ था। डेसेल इसलिए खफा थे कि वो तकिया उठा लाई थी। डेसेल, जिसे वे कुशन की तरह इस्तेमाल करते थे, उन्हें डर था कि उनके तकिए पर पिस्सू चिपक जाएंगे। उन्होंने सारे घर को सिर पर उठा रखा था क्योंकि हम उनका कुशन उठा लाए थे। बदला लेने की नीयत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर के 2
कड़े ब्रश घुसेड़ दिए, लेकिन जब मिस्टर डेसेल उनके बिस्तर में 2 कड़े ब्रश घुसेड़ दिए, लेकिन जब मिस्टर डेसेल ने तय किया कि जाकर अपने कमरे में बैठेंगे, तो हमें ये ब्रश निकाल लेने पड़े। इस छोटे से प्रश्न पर हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए, लेकिन हमारी हंसी मजाक जल्दी ही खत्म हो गई। 9:30 बजे पीटर ने हौले से दरवाज़ा खटखटाया और पापा से कहा कि वे ज़रा ऊपर आए। उसे अंग्रेजी के एक कठिन वाक्य में दिक्कत आ रही है। मुझे तो दाल में कुछ काला नज़र आ रहा था। मैंने मार्गरेट से कहा, तय है पीटर ने किसी को बहाने से ये बात कही है, जिस तरीके से मर्द लोग बात कर रहे हैं। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि सेंधमारी हो रही है। पिताजी मिस्टर वानदान और पीटर लपक कर नीचे पहुँच गए। मार्गरेट, माँ, मिसेज वानदान और मैं ऊपर इंतज़ार करने लगे। 4 डरी सहमी औरतें बातें ही तो कर सकती थी। जब तक हमने नीचे जोर का एक धमाका नहीं सुना, हम बातों में लगी रही। उसके बाद का मामला है, मेरा सोचना सही था। उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया। घड़ी ने 9:45 बजाए। हमारे चेहरों का रंग उड़ चुका था। इसके बावजूद कि हम डरे हुए थे, हम शांत बने रहे। आदमी लोग कहाँ थे? ये धमाके की आवाज़ कैसी थी? क्या वे लोग सेंधमारों के साथ लड़ रहे थे? हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे। हम सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते थे। 10 बजे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ें आई। पापा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वे नर्वस थे। पहले वे भीतर आए। उसके भीतर मिस्टर वानदान, बत्तियां बंद कर दो, दबे पांव ऊपर वाली मंजिल पर चले जाओ, पुलिस के आने की आशंका है। अब डरने का वक्त भी नहीं बचा था। बत्तियां बुझा दी। मैं फटाफट एक जैकेट उठाई और हम ऊपर जाकर बैठ गए। हमें कुछ भी बताने वाला कोई भी नहीं। मर्द लोग वापस नीचे जा चुके थे। वे चारों 10:10 तक वापस ही नहीं आए। 2 लोग पीटर की खुली खिड़की में से निगाह रखे हुए थे। सीढ़ियों के नीचे वाले दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया, बुक केस बंद कर दिया गया। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती जला दी। बुक केस बंद कर दिया गया। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती पर एक स्वेटर डाल दिया। तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या हुआ था। बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? जितना आपको कराया इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? कोई भी डाउट हो, अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके बेटा? जिस दिन की डायरी जिस दिन पढ़ाई जाती है, एक बार आप अच्छे से रीडिंग लगा लो, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।